आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में ITI टॉपर्स को सम्मानित किए हैं और उन्होंने कहा है कि आज का भारत कौशल को प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के टॉपर्स को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का अनावरण भी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि कुछ वर्ष पहले हमारी सरकार ने ITI छात्रों के लिए व्यापक स्तर पर दीक्षांत समारोह आयोजित करने की नई परंपरा शुरू की। आज इसी परंपरा की एक और कड़ी के साक्षी हम सभी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं भारत के कोने कोने से हमारे साथ जुड़ने वाले सभी युवा ITI छात्रों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह समारोह इस बात का प्रतीक है कि आज का भारत कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है। कुछ साल पहले हमारी सरकार ने ITI के विद्यार्थियों के लिए के व्यापक स्तर पर दीक्षांत समारोह की नई परंपरा शुरू की थी। आज इसी परंपरा की एक और कड़ी के साक्षी हम सभी बन रहे हैं। मैं भारत के कोने कोने से जुड़े ITI के सभी युवा साथियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का समारोह इस बात का प्रतीक है कि आज का भारत कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है। आज देश भर के नौजवानों के लिए शिक्षा और कौशल विकास की 2 और बड़ी योजनाएं लॉन्च हुई है। साथियों, ये कॉन्वोकेशन के पीछे जो विचार मन में था यही था कि जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, हुनर के लिए जो लोग काम करते हैं, जिनमें सामर्थ्य है, अगर उनका सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं होगा तो शायद वो अपने आप को कम महसूस करेगा। और एक मानसिकता बदलने का एक अभियान है। हम श्रम एव जयते भी कहते हैं और हम श्रम एव पूज्यते भी कहते हैं। और इसलिए उसी भाव को लेकर के देश भर में ITI के जो शिक्षार्थी हैं, उनमें भी एक विश्वास पैदा हो कि वो कहीं नहीं जा पाए इसलिए यहां आए, ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर का रास्ता है, इसलिए आए हैं। और राष्ट्र निर्माण में कौशल का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं इसलिए ITI के सभी साथियों का उतने ही सम्मान के साथ आज अभिनंदन करता हूं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने सोनिया गांधी पर निशाना साधा है और कहा है कि सोनिया गांधी ने भारत को झुकाने का काम किया था। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि यह सोनिया गांधी का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ 26/11 हमले के बाद सोनिया गांधी का क्या कहना था। उन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की जाए। सोनिया गांधी ने भारत को झुकाने का काम किया था, सीधे सीधे आरोप बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उस समय की सरकार अमेरिका से पूछकर यह तय करती थी कि कैबिनेट में मंत्री कौन होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और दूसरी ओर सोनिया गांधी का मानना था कि सौगंध मुझे विदेश का, मैं देश नहीं उठने दूंगी। और मनमोहन सिंह जी के साथ साथ गृह मंत्री चिदम्बरम जी,
It was the dictation of Sonia Gandhi that don't act against Pakistan. यह सोनिया गांधी जी का ही डिक्टेशन था कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही न की जाए, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। यह सोनिया गांधी जी का ही डिक्टेशन था। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भारतवर्ष जिसमें अदम्य साहस, अदम्य शौर्य है, उसके बावजूद भी सोनिया जी ने हिंदुस्तान को झुकाने का काम किया और पाकिस्तान को पनाह दिया। केवल इतना ही नहीं, आप देखिए नटवर सिंह जी का भी मैं निकाल के लेके आया हूं। नटवर सिंह जी ने क्या लिखा था अपनी किताब में। नटवर सिंह जी ने 26 सितंबर 2014 में जब उन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा, वन लाइफ इज नॉट इनफ, जिसको हिंदी में बाद में ट्रांसलेट किया गया, एक ही जिंदगी काफी नहीं है। उसके विमोचन के समय उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने 2004 में, मनमोहन सिंह जी ने फोन करके कह दिया था, मनमोहन सिंह जी had already telephoned and said it to नटवर सिंह that you are going to be the फॉरेन मिनिस्टर, आप विदेश मंत्री बनेंगे, यह नटवर सिंह जी ने कह दिया था। उसके बावजूद सोनिया जी ने नटवर सिंह जी को फोन किया और कहा कि नटवर जी, अमेरिका नहीं चाहता है कि आप विदेश मंत्री बने। मनमोहन सिंह जी ने भी नटवर जी को कहा कि आप विदेश मंत्री बने, यह अमेरिका नहीं चाहता है। मगर नटवर सिंह जी भी अड़ गए कि मैं और कोई मंत्रालय नहीं लूंगा, मंत्रालय लूंगा तो केवल और केवल विदेश मंत्रालय ही लूंगा। इसलिए केवल 1 वर्ष के लिए उन्हें विदेश मंत्रालय सौंपा गया, 1 वर्ष के लिए ही उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। उसके बाद उन्हें उस पद से हटा दिया गया। आप सोच के देखिए, ये खुद नटवर सिंह जी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उस समय की सरकार, सोनिया जी की सरकार, अमेरिका से पूछकर यह तय करती थी कि कैबिनेट में मंत्री कौन होगा, हु शुड बी द मिनिस्टर्स इन द इंडियन कैबिनेट। एक तरफ मोदी जी का नारा है, एक तरफ मोदी जी ने कहा है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और दूसरी तरफ सोनिया जी का यह मानना था, सौगंध मुझे उस विदेश का, सौगंध मुझे उस विदेश का, मैं देश नहीं उठने दूंगी, मैं देश नहीं उठने दूंगी। और तभी ये कारण है, इसी कारण से ही आप देखिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, हर विषय में अड़ंगा डालने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, गांधी परिवार ने किया है। हर विषय पर सवालिया निशान कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी के कहने पर राहुल गांधी जी ने और प्रियंका वाड्रा जी ने लगाया है। देश की आर्मी को नीचे दिखाने की कोशिश की है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कल तो यह भी कह दिया कि मैं सीडीएस की बातों पे और एयर चीफ मार्शल की बातों पे भरोसा नहीं करता, वो सत्य नहीं बोलते हैं। यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। याद रखिए, चुनना है आपको तो देश नहीं झुकने दूंगा, यह चुनना है, या देश नहीं उठने दूंगा, यह चुनना है। India has changed, and the changed India is an India with valor. The India that was before 2014 had the valor of the army but lacked the political willingness, which today under Prime Minister Modi we can see we have that political witness, we have that political willingness. Thank you so much. बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग को बधाई दी है और उन्होंने सीधे कहा है कि चुनाव कराने में देर न की जाए। चुनाव आयोग को भी उन्होंने कई बातें कही हैं और उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग को बधाई दी है कि पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची का जो प्रकाशन किया गया है उसके लिए बधाई उन्होंने दी है। और उन्होंने कहा कि हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि चुनाव के एक दिन पहले पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज के गाँव में अर्धसैनिक बल की उपलब्धता हो और वहाँ मार्च भी कराया जाए ताकि वोटर में आत्मविश्वास जगे कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। विगत चुनाव में कुछ शिकायतें मिली थी कि मतदाता को वोटर पर्ची सही समय पर नहीं पहुंच पाई थी और हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि वोटर पर्ची समय पर मतदाताओं को पहुंचाई जाए, सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाए
और उन्होंने कई बातें कही। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि हमने अनुरोध किया है कि मतदान 2 फेज में किया जाए, 2 फेज में किया जाए, क्योंकि ज़्यादा फेज होने से मतदाता और उम्मीदवारों का खर्च बढ़ता है और सभी संस्थाएं इससे बाधित भी होती हैं। मतदाताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। हमसे यह भी पूछा गया कि चुनाव कब होने चाहिए, तो हमने कहा कि वो चुनाव की घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं, चुनाव कराने में देर न की जाए। को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बधाई दिया कि 100 समय पारदर्शी और बेहतर तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई के पात्र है। हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो दियारा क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है, नदी के और बांध के अंदर जो लोग गांव सब है, वहां पर घुड़सवार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की ज्यादा संभावना बनती है। विगत चुनाव में कुछ शिकायत मिला था कि वोटर पर्ची जो है सही समय पर मतदाता को नहीं पहुंच पाया। हम लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए। इसके साथ साथ एसएमएस के माध्यम से और वेबकास्टिंग के माध्यम से जो है 1 दिन और 2 दिन पहले मतदाता को अलर्ट किया जाए कि आपके क्षेत्र में कल या परसों चुनाव होने वाला है। और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा से भी जो है उसका पूरा जो है देखने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में, 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। तो इस तरह करके चुनाव आयोग ने भी अनुरोध किया है पॉलिटिकल पार्टी से कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जब मतदान समाप्त हो शाम में तो फॉर्म 17C आपका पोलिंग एजेंट जरूर ले ले, क्योंकि पोलिंग एजेंट जब प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 17C ले लेता है तो किसी तरह का संशय की स्थिति ईवीएम पर नहीं होता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट पहले ही चले जाते हैं और बाद में फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। इसलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे सभी राजनीतिक दल से अनुरोध किया है कि आप फॉर्म 17C जरूर ले लें, प्रिजाइडिंग अफसर से साइन करवा करके, जिससे कि किसी तरह का बाद में आरोप प्रत्यारोप या ईवीएम पर संशय की स्थिति नहीं हो। तारीख को लेकर के पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, कब चुनाव हो। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं। तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो
नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को, तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है चुनाव कराने का डेट घोषित किया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने जेएनजी, भारत के जेएनजी को लेकर कहा है कि भारत के जेएनजी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगे हुए हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग हैं और उन्होंने कहा है कि जब भी देश में खुशी का वातावरण होता है तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बाकी दल मातम की धुन बजाना शुरू कर देते हैं। भारत के जेएनजी आत्मनिर्भर भारत बनाने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर चलकर भारत को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनजी को एक लक्ष्य दिया है। जेएनजी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं। इसका परिणाम पूरे देश में दिख रहा है। राहुल गांधी हो या इंडी गठबंधन के बाकी दल, देश की तरक्की, देश के अंदर जब भी खुशी का वातावरण होता है तो ये मातम की धुन चलाना शुरू कर देता है। भारत की जेन जी देश की तरक्की में काम कर रही है। भारत की जेन जी आत्मनिर्भर भारत बनाने में लगी है। भारत की जेन जी जिम्मेवार है और विकसित भारत के स्वप्न को साकार रूप देने के लिए निरंतर मेहनत की पराकाष्ठा कर रही है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर चलकर देश को आगे बढ़ा रही है। और उसका परिणाम कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जेन जी को इन्वॉल्व किया, बड़ा लक्ष्य दिया और 2014 से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। 2004 से 14 तक 12वें 14वें नंबर पर लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था थी। हमें विश्व की फर्जाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से माना जा रहा। उस फर्जाइल 5 से निकालकर प्रधानमंत्री मोदी ने जेन जी को एक लक्ष्य दिया और भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। और भारत की जेन जी ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर चलते हुए आज भारत को विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बनाया है। और लगातार इस जेन जी के लिए नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो स्किल को एक मिनिस्ट्री का दर्जा देने की बात हो, चाहे देश के अंदर नौजवानों के हाथों को रोजगार युक्त करने की बात हो, या भारत के अंदर विश्व के स्तर के इंस्टीट्यूशन खड़े करने की बात हो, या विश्व के अंदर भारत की चमक व धमक बढ़ाने की बात हो। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जेन जी भारत की तरक्की में पार्टिसिपेट कर रही है और जिसका परिणाम आज पूरे विश्व के अंदर दिख रहा है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी ने जेन जी को 12,75,000 रुपए तक इनकम टैक्स फ्री का लाभ दिया। इसी साल मध्य वर्ग के लिए जीएसटी के अंदर रिबेट दी है, बहुत बड़ी राहत मिली। और कल जिस तरह 3% महंगाई भत्ता प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया और देश की किसान जेन जी के लिए फसलों के नए दाम, बढ़े हुए दाम घोषित किए। भारत की जेन जी देश की तरक्की में लगी है। जो मुंगेरी लाल का जो लोग दिन के उजाले में मुंगेरी लाल का हिंसक सपना देखते हैं और उनके सपनों में उन्होंने इटली का चश्मा लगाकर उन्हें भारत दिख नहीं रहा, चाहे वो मुफ्ती जी हो और चाहे कोलंबिया में राहुल गांधी हो। ये मुंगेरी लाल के हिंसक सपने देखने बंद करें और भारत की जेन जी पिछले 11-12 वर्षों से निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि पूरे देश से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर संविधान के लिए बात कर रहे हैं और भारत सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी की बयानबाजी जाकिर नायक, खालिस्तानी आतंकी पन्नू और शैद सलाहुद्दीन की तरह है। उन्होंने कहा कि मेरा कांग्रेस से सवाल है कि आप जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं तो 1975 में राजमाता सिंधिया को केवल इसलिए कैद कर लिया गया था क्योंकि वे भारतीय जनसंघ की नेत्री थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को सारे देश से माफी मांगनी चाहिए। आज जो है लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में जाकर जो है संविधान के लिए लंबी लंबी बातें करें और भारत सरकार के खिलाफ जो है अनर्गल बयानबाजी करते हैं।
ये बयानबाजी वैसे ही है जैसे कि जाकिर नाइक मलेशिया से बोल रहा है, खालिस्तान का आतंकवादी पन्नू जो है वो कनाडा और अमेरिका से बोल रहा है, और सैयद सलाउद्दीन जो है वो पाकिस्तान जाकर बोल रहा है। उसकी भाषा और सोरोस फाउंडेशन से समर्थित राहुल गांधी जी की जो भाषा विपक्ष के नेता के तौर पर है, दोनों भाषाओं को यदि मिलाकर देखेंगे तो दोनों एक ही है। लेकिन मेरा कांग्रेस से सवाल है कि आप जिस संविधान की दुहाई दे रहे हो, 1975 में राजमाता सिंधिया जो बीजेपी की संस्थापक सदस्य थी, ग्वालियर राजघराने की महारानी थी, और मुझे लगता है कि आज भी ग्वालियर में जो है महारानी सिंधिया के बारे में जो है सभी लोग अच्छा ही बोलते हैं। मतलब वो लगातार जब चुनाव, इवन जब लोकतंत्र आ गया और चुनाव लड़ती रही, तो कोई चुनाव ऐसा नहीं है कि राजमाता सिंधिया चुनाव हारी। तो इसका मतलब जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता बहुत है, उन्होंने लोगों के लिए बहुत किया। उनको केवल इसीलिए कि वो भारतीय जनसंघ का, जो पहले भारतीय जनता पार्टी का पहला रूप था, भारतीय जनसंघ की वो नेता थी, आपने उनको कैद कर लिया। उनके यहां इनकम टैक्स के रेड हो गए, उनके यहां इनकम टैक्स के रेड जो है आप समझिए कि उनके यहां और जयपुर राजघराने के यहां महारानी गायत्री देवी के यहां, क्योंकि उनकी सुंदरता से उनको परेशानी थी, दोनों को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। और कहां फांसी की कोठी है जहां की बाथरूम की भी सुविधा नहीं है। आप महिला की बात करते हो, महिला अधिकार की बात करते हो, दो सभ्य महिलाएं जो कि एक ग्वालियर राजघराने की महारानी थी, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता थी, दूसरी गायत्री देवी थी जिनके पति बड़े थे, जिनके बेटे कर्नल भवानी सिंह जो है वो महावीर चक्र मिला था उनको, सैनिक थे। आपने उनको फांसी की कोठी में तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जहां की बाथरूम तक की सुविधा नहीं थी। इतना ही नहीं, आज वांगचुक की बात कर रहे हो, बड़ा हल्ला हंगामा हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इतने लोग हत्या में मारे गए लद्दाख में। आपको पता है वांगचुक ने क्या कहा था कि 30 साल से जो है हम एक ही चीज डिमांड करते थे कि हमको जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दीजिए। यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया तो किस विदेशी ताकत के साथ मिलकर अब जो है वो कहते हैं कि राज्य दे दीजिए। मतलब एक नई बात, 30 साल में किसी ने, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, माननीय मोदी जी ने आपको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया जो लद्दाख के लोग मांगते थे। इसके बाद आप इस तरह की बातें कर रहे हो और अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। लेकिन आपने तो एक पत्र लिखने के चक्कर में एक केवल चिट्ठी लिखी थी। भीमसेन सच्चर बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रहे। मतलब आप ये समझे, उनको 82 साल 82 ईयर्स ओल्ड भीमसेन सच्चर को रातों रात घसीट कर जो है पुलिस उनको। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।